Hi friends, welcome to my YouTube channel Career Path. Friends, in previous lecture we studied about the historical background of law of evidence. Friends, in today's lecture I am going to give you introduction of Indian Evidence Act 1872. Friends, Indian Evidence Act originally passed in India by Imperial Legislative Council in 1872 during ब्रिटिश राज। सो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1872 में इंडिया में ही ब्रिटिश राज में क्या हुआ था, पास हुआ था। फ्रेंड्स, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल was a legislature of British India from 1861 to 1947। जो ये इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये ब्रिटिश इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी थी जो 1861 से लेके 1947 तक, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद होने के पहले तक क्या थी, कार्यरत थी। फ्रेंड्स, जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी प्री में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है कि एडजेक्टिव लॉ है, और कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि वो लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बॉडी ऑफ लॉज, बॉडी ऑफ लॉज को लैटिन भाषा में बोलते हैं कॉर्पस जूरी, कॉर्पस जूरिस। ठीक है। तो बॉडी ऑफ लॉज डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ लॉज। बॉडी ऑफ लॉ को दो टाइप के लॉ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द substantive laws and the second one is the adjective laws. Adjective laws further divided in two types of laws. First one is the procedural laws and second one is the law of evidence. Friends, substantive law defines right, duties and liabilities, and adjective laws facilitate in realization of दोज राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़। जो सब्सटेंटिव लॉ है वो राइट, ड्यूटी और लाइबिलिटी, मतलब अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों की बात करता है, और उन अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों को रियलाइज करने में मदद करता है कौन, एडजेक्टिव लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, ये सभी क्या हैं, ये सभी सब्सटेंटिव लॉज हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
सब्सटेंटिव है कि प्रोसीजरल है? तो फ्रेंड सीपीसी जो है वो जो उसका फर्स्ट पार्ट है जो जनरल प्रिंसिपल से डील करता है वो क्या है, वो सब्सटेंटिव है। वो जो उसका सेकंड पार्ट है सीपीसी का वो प्रोसीजर लॉ है। अगर हम प्रोसीजर लॉ की बात करें तो सीआरपीसी, सीपीसी का सेकंड पार्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये सभी कौन से हैं, ये सभी प्रोसीजर लॉ हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो आता है उसमें किससे, वो लॉ ऑफ एविडेंस में आएगा। तो फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा लॉ हो गया, वो हो गया आपका एडजेक्टिव लॉ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सब्सटेंटिव लॉ जो है अधिकारों की, दायित्वों की और कर्तव्यों की बात करता है, और उन कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों को रियलाइज करने के लिए, अस्तित्व में लाने के लिए एडजेक्टिव लॉ का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव लॉ क्या बताता है, प्रोसीजर बताता है। ये राइट की बात करता है, उस राइट को रियलाइज करके जो करने के लिए जो प्रोसीजर है उसकी बात एडजेक्टिव लॉ करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वो कौन सा लॉ है, वो एडजेक्टिव लॉ है। ठीक है, हम देखते हैं लेक्स फोरियर, लेक्स लोसी। लेक्स फोरी, तो लेक्स फोरी मीन्स होता है लॉ ऑफ द फोरम। लॉ ऑफ द फोरम, ठीक है, मीन्स लॉ ऑफ द कंट्री इन विच एक्शन इज ब्रॉट। एंड लेक्स लोसी means law of the place, means law of the country in which transaction is performed or in which property is situated। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स लेक्स फोरी को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज a person or Indian person made a contract with B who is a resident of China, and contract was made, contract कहाँ बना, contract बना पाकिस्तान में। ठीक है, सो फ्रेंड जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट में सपोज इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बी ने ए के अगेंस्ट इंडिया में सूट दाखिल किया। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बी ने ए के अगेंस्ट इंडिया में क्या दाखिल किया, सूट दाखिल किया। तो जो इंडिया में सूट दाखिल हुआ है उस पर जो है कौन सा एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो सूट कहाँ दाखिल हुआ है, इंडिया में। द कंट्री इन विच एक्शन इज ब्रॉट, कौन सी कंट्री में एक्शन ब्रॉट हुआ है, इंडिया में। तो जो इंडिया का एविडेंस एक्ट है वो अप्लीकेबल होगा, ना कि जो पाकिस्तान का कानून शहादत है 1984 का, या फिर चाइना का भी जो भी एविडेंस एक्ट हो, आई डोंट नो, वो दोनों अप्लीकेबल नहीं होंगे। इस पर अप्लीकेबल होगा कौन सा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, क्योंकि वो सूट दाखिल हुआ है इंडिया में। सो फ्रेंड्स, तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है, वो लेक्स फोरी है। हाँ, ध्यान रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्री में कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा है, लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अपना जो लिमिटेशन एक्ट है वो भी क्या है, वो भी लेक्स फोरी है। फ्रेंड्स अगर जनरल भाषा में, सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो सभी सब्सटेंटिव लॉज हैं वो क्या है, वो सभी लेक्स लोसी हैं, और जो भी प्रोसीजर लॉ हैं वो सभी क्या हैं, लेक्स फोरी हैं। सभी प्रोसीजर लॉ लेक्स फोरी एंड सभी सब्सटेंटिव लॉ वो लेक्स लोसी। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट फर्स्ट ऑफ 1872,
दोस्तों आपने देखा होगा कि बेयर एक्ट में या इंडियन एविडेंस एक्ट की जो बुक्स होंगी उसमें ऐसा लिखा रहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट फर्स्ट ऑफ 1872। तो फर्स्ट ऑफ 1872 क्या है? फर्स्ट ऑफ मीन्स 1872 का पहला एक्ट। 1872 में बहुत सारे लॉ इनेक्ट हुए होंगे, उसमें से इंडियन एविडेंस एक्ट क्या था? वो पहला एक्ट था। ठीक है, आपका जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी 1872 में ही क्या हुआ था? इनेक्ट हुआ था। लेकिन वो जो है वो क्या है? 9 ऑफ है, वो 9 ऑफ 1872, मतलब वो 1872 कौन सा लॉ है? 9 नंबर का लॉ है। ठीक है, तो दोस्तों इंडियन एविडेंस इनेक्टेड ऑन, इंडियन एविडेंस एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 15 मार्च 1872। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 15 मार्च 1872 को क्या हुआ था? इनेक्ट हुआ था। और कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर 1872। कब कमेंस हुआ था? 1 सितंबर 1872 को कमेंस हुआ था। तो दोस्तों व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनेक्टमेंट एंड कमेंसमेंट? तो जिस दिन लॉ पास होता है, जिस दिन लॉ मेकिंग बॉडी द्वारा पास होता है, उस डेट को क्या बोलते हैं? इनेक्टमेंट डेट। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट कब पास हुआ था? 15 मार्च 1872 को पास हुआ था। लेकिन वो लागू कब से हुआ था? कमेंसमेंट कब का है उसका? 1 सितंबर 1872। मतलब वो पास हुआ था 15 मार्च को, लेकिन अप्लीकेबल और लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हेन इंडियन एविडेंस एक्ट वाज इनेक्टेड, तो आप आंसर क्या लिखोगे? 15 मार्च 1872। ठीक है, अगर इनेक्टमेंट पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? 15 मार्च। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हेन इंडियन एविडेंस एक्ट वाज कमेंस्ड, अगर कब कमेंस हुआ, उसका जो है आंसर होगा 1 सितंबर 1872। अगर कमेंसमेंट की बात करें तो 1 सितंबर, इनेक्टमेंट की बात करें तो 15 मार्च। ओके फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट अगर क्लासिफाई करना रहे तो उसको 4 क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 4 क्वेश्चन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द एविडेंस गिवन ऑफ? क्या है? व्हाट इज द एविडेंस गिवन ऑफ, मतलब हम किस चीज़ के लिए एविडेंस देंगे या दे सकते हैं? किस चीज़ के एविडेंस देंगे हम कोर्ट में? फैक्ट्स के लिए। कोर्ट में एविडेंस हम किस चीज़ के लिए देते हैं? फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए हम एविडेंस कोर्ट में देते हैं। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि सिर्फ फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट के लिए ही एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो फैक्ट्स में क्या आ जाएंगे? फैक्ट्स मीन्स फैक्ट्स इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो हम किसके लिए एविडेंस दे सकते हैं? फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इश्यू मतलब मेन फैक्ट्स, एंड रिलेवेंट फैक्ट मीन्स उससे सुसंगत। फैक्ट इन इश्यू मतलब विवादक तथ्य, जो विवाद का मुद्दा है, मेन मुद्दा, और रिलेवेंट मतलब जो उससे सुसंगत फैक्ट्स हैं, जो उससे रिलेटेड तथ्य हैं, वो रिलेवेंट फैक्ट हैं। सपोज अगर कोई इश्यू है कि भाई ए ने मर्डर किया बी क्या,
ठीक है। तो जो मर्डर है वो मेन इशू है। मर्डर करना क्या है, सपोज ए क्या किया, मर्डर बी, ठीक है। तो जो मेन इशू इसमें फैक्ट इशू क्या रहेगा, मर्डर, कि ए ने बी को मारा या नहीं मारा, ये मेन इशू है। लेकिन ए ने उसके 2 दिन पहले सपोज सी से क्या किया था, गन परचेज किया था, ये क्या हो जाएगा, ये रिलेवेंट फैक्ट उसमें आ जाएगा। उसके बाद सपोज ए ने डी से इंक्वायरी किया था कि बी घर पे अकेला कब रहता है, ये फैक्ट क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट है। मेन फैक्ट क्या है, द फैक्ट इन इशू, मेन विवादक तथ्य कौन सा है, मर्डर का। और ये जो है उसने 2 दिन पहले गन परचेज किया था या डी से इंक्वायरी किया कि बी घर पे अकेला कब रहता है, ये सारे ये सब फैक्ट क्या है, ये रिलेवेंट फैक्ट है, सुसंगत तथ्य हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं, किसके बारे में, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ द एविडेंस ऑफ सच फैक्ट्स आर गिवन, ठीक है। जो भी विवादक तथ्य है, जो भी फैक्ट्स इन इशू रिलेवेंट फैक्ट है, उसके बारे में हम एविडेंस कैसे दे सकते हैं। तो एविडेंस हम कैसे दे सकते हैं, और एविडेंस देंगे कैसा, या तो ओरल और नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट्री। 2 टाइप का हम उसमें क्या है जो है एविडेंस दे सकते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। अब जो तीसरी बात आती है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ऑन हुम डज बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन हुम डज बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, उस तथ्य को साबित करने की जवाबदारी किसकी है। तो ये जो है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे प्रूफ में, लेकिन शॉर्ट में आपको बताता कि ये जो है इन क्रिमिनल केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन। जिसने आरोप लगाया है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रूव करे। तो क्रिमिनल केसेस में क्या है कि प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर हमेशा बर्डन रहता है कि वो क्या करे, प्रूफ करे। ठीक है, क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द इवैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्स। क्या क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट of facts, what are the evaluation of fact। इवैल्यूएशन, ठीक है, मतलब जो फैक्ट है उसका मूल्यांकन, आकलन कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो फैक्ट्स का जो मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो कोर्ट दो बातों द्वारा करती है। कौन सा, पहला तो होगा प्रूव
और दूसरा क्या है, प्रिज्यूम टू प्रूव। या तो वो फैक्ट प्रूव होगा, कोर्ट उसको प्रूव में लेगा, या तो ऐसा प्रिज्यूम करेगा कि वो प्रूव है। तो प्रूव में आपका कौन कौन से आएगा, प्रूव में आपका आएगा प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड थर्ड वन इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है। एंड प्रिजम्पशन में क्या आएगा, पहला मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, shall presume, and third one is a conclusive proof। कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है। तो कोर्ट जो है या फैक्ट्स को क्या मानेगी, कैसे इवेल्युएट करेगी, या तो प्रूव मतलब या तो उसको मानेगी कि वो फैक्ट जो है प्रूव हो गया है, डिसप्रूव हो गया, ठीक है, या नॉट प्रूव है। या अगर इसमें नहीं है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, फैक्ट को है तो वो प्रिज्यूम करेगी। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि मे प्रिज्यूम कि फैक्ट या तो मे प्रिज्यूम होगा, या शैल प्रिज्यूम होगा, या कंक्लूसिव प्रूफ होगा। ठीक है। तो कोर्ट जो है किसी भी फैक्ट्स को, किसी भी एविडेंस को ऐसे इवेल्युएट करती है। फ्रेंड्स, होल प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इंडियन एविडेंस एक्ट के पूरे प्रोविजन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या है, टेकिंग ऑफ एविडेंस by court, and second one is evaluation। ठीक है। तो टेकिंग ऑफ एविडेंस, तो वही बात आएगी कि हम कोर्ट में किस चीज़ के लिए एविडेंस देते हैं, फैक्ट्स के लिए, फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। तो वही फैक्ट्स मीन्स फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है। और एविडेंस हम कैसे देंगे, एविडेंस या तो हम ओरल फॉर्म में देंगे या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में देंगे। ठीक है। या तो एविडेंस कैसा रहेगा, ओरल रहेगा, या तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो भी केस में आते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। तो ओरल एविडेंस मीन्स वर्बल डिपोजिशन बिफोर द कोर्ट। ठीक है। ओरल एविडेंस क्या होता है, वो क्या है कि वर्बल डिपोजिशन बिफोर द कोर्ट, विटनेस कोर्ट में आके वर्बली डिपोज करता है, वो क्या रहेगा आपका ओरल एविडेंस हो गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है कोई भी, वो आप कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। ठीक है। तो एविडेंस आने के बाद अभी कोर्ट ने एविडेंस क्या कर दिया, ले लिया, ओरल फॉर्म में भी ले लिया, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एविडेंस कोर्ट के पास आ गए। अब कोर्ट उन एविडेंस को क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा, आकलन करेगा। ठीक है। कि वो फैक्ट्स प्रूव्ड हैं, डिसप्रूव्ड हैं, नॉट प्रूव्ड हैं, या फिर विटनेस ने कोई एविडेंस नहीं दिया है लेकिन प्रिजम्पशन, लॉ में कोई प्रिजम्पशन है, तो प्रिजम्पशन कैसा है, शैल प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम है, या कंक्लूसिव प्रूफ है, इसके बारे में कोर्ट क्या करेगा, इवेल्युएशन करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।